हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीसी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। ये वीडियो आज लेके आनी पड़ी, मुझे लगा नहीं था कभी ऐसा दिन भी आया कि इस वीडियो पे हमें वीडियो बनानी पड़ेगी इस तरीके की। परंतु न्यायपालिका ने अपने जो कार्य क्षेत्र है उसका इतना अतिक्रमण कर दिया है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी। जो अब मैं बताता हूँ आपको उपराष्ट्रपति कौन होते हैं। जैसे ही कोई इंसान व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो सीधे राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है जाके। अगर उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है तो राज्यसभा के पद से अध्यक्ष से भी वो अपने आप हट जाता है। इसलिए राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए कोई अलग चुनाव नहीं होता। अगर कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो सीधा राज्यसभा का अध्यक्ष बनता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है। उपराष्ट्रपति देश में बहुत बड़ा पद होता है। आगे और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरे को जानकारी है, उसके हिसाब से अपनी पूरी बात करने का प्रयास रखूंगा और तथ्यों के आधार पर रखूंगा। ऐसा नहीं है कुछ भी मैं बाइस होकर कहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता, राजनेता, जितने लोग हैं, उन्होंने बहुत लोगों ने इस बात पे, आज हमारे उपराष्ट्रपति ने उंगली उठाई है, मतलब बहुत बड़ा समय आ गया है न्यायपालिका के अपने आप को देखना, अपने आप के अंदर को देखना। ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाया जा सकता है। मतलब शक्ति के पृथक्करण, संविधान ने अलग अलग शक्तियां दी है। देखो, संसद को अलग शक्ति है, न्यायपालिका अलग शक्ति है, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका उसको अलग शक्तियां दी है। तो किसी की भी शक्ति का एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और की शक्ति में जाके किसी और को कार्य क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। ये उसका कार्य क्षेत्र है, उसको उस कार्य क्षेत्र में काम कर देना चाहिए। न्यायपालिका अब संसद बनने के मूड में बैठी हुई है, वो संसद का भी काम करना चाह रही है। वो 5 जज ये सोच रहे हैं दुनिया पूरे देश को हम चलाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि देश को चलाने के लिए सिर्फ संसद और संसद है। क्योंकि वहां पे हमारे प्रतिनिधि तो चुन के भेजे जाते हैं, हम उनको भेजते हैं, वो हमारे जवाबदेही होते हैं। हालांकि वो कैसे भी होते हों, कितने भी कैसे भी होते हों, क्योंकि जज भी कोई अच्छे नहीं है। किसी का 15 करोड़ पकड़ा जा रहा है, उसको तो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो जितने भी सैनिक वगैरह हैं, इनको तुरंत उठा के आप जेल में डाल देते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है, अगर हमारे सेना के जवान में कोई दिक्कत, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उस पर कोर्ट मार्शल लगाया जाता है। सैन्य न्यायालयों में उनके वो कार्रवाई हो जाती है। और यहाँ पे आप जजों के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा है, आप तो बिल्कुल ही एक तरह इम्यूनिटी लेके बैठे हो। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता देश के लिए कि जज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो रही हो। ठीक है, आप धीरे मामला बताऊंगा आपको। न्यायपालिका न्याय देने में दोहरा चरित्र अपनाती है, और यही बताएंगे कि न्यायपालिका एक धर्म को लेकर विशेष टारगेट करने में अच्छा महसूस करती है, और उसी धर्म को लेकर इतनी जल्दी निर्णय देती है, इसका जवाब नहीं है। विशेष धर्मों के नीचे उसकी कोई मतलब नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती उनके जाके धर्मों में वो हस्तक्षेप करे। उसके लिए आप संसद का रुख अपनाती है कि संसद में जाके उसे काम करवाना चाहिए, कि संसद में ये काम होना चाहिए, तब जाके ऐसा कार्य होगा। संसद में बिल आएगा तब बोलेंगे हाँ संसद के द्वारा पारित हुआ है। ठीक है, तो ये न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही विशेष धर्म के लिए बना हुआ रह गया है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं। न्यायपालिका का व्यवहार सुपर संसद जैसा, अधिकार क्षेत्र में किया अतिक्रमण। धनखड़ जी ने बोला है कि उपराष्ट्रपति हैं और किसी को इनसे कोई आपत्ति हो तो इन पे भाई ये जगदीप धनखड़ जी, मैं आपको बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निकलता है, मतलब कि वरीयता सूची में कौन किस रैंक पे है। तो उपराष्ट्रपति सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7th पोजीशन में है, लोकसभा स्पीकर के साथ। लोकसभा स्पीकर 7A में है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 में है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वरीयता का क्रम होता है। वरीयता का क्रम एक ऑर्डर निकलता है, सरकार निकालती है तरीके से। कुछ मान लीजिए किसी भी देश की तरह निकलता है कौन वरीयता क्रम है, तो पहले नंबर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, इसी क्रम में बीच राज्यपाल भी आते हैं, और 7वें नंबर पर आते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसी के साथ 7वें ए पे आते हैं हमारे कौन, अध्यक्ष किसके, लोकसभा के। ये बता देता हूं, तो इसलिए धनखड़ जी का पद सीजेआई से पद बड़ा है अगर वरीयता क्रम देखा जाए। तो पहली बात तो यहाँ क्लियर होती है। ठीक है, अगर उसके बाद देखा जाएगा आगे। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति की शक्तियों में सुप्रीम हस्तक्षेप, बस संविधान की मनमानी व्याख्या पर जताई नाराजगी। धनखड़ जी ने कहा, जस्टिस वर्मा का इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। पहले देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों धनखड़ जी ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेदों की मनमानी व्याख्या और राष्ट्रपति की शक्तियों में हस्तक्षेप पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का व्यवहार सुपर संसद जैसा है, लेकिन इसकी जवाबदेही कोई नहीं है। बिल्कुल सच बात बोले, बिल्कुल इसमें 1% भी कुछ गलत नहीं बोला इन्होंने। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया, जिसका इस्तेमाल न्यायपालिका रात दिन कभी भी कर सकती है। राष्ट्रपति की शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर गहरा क्षोभ जताते हुए कहा, आपको यहाँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ देखते हैं। तो अनुच्छेद में पूर्ण न्याय, अच्छा
बताते हुए अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने, आगे देखते हैं, आदेश जारी करने, ठीक है, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने, इस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति है। राज्यसभा के प्रशिक्षु के एक मतलब जब बच्चे जो नए लोग आते हैं उनको मतलब एक तरीके से बताने के लिए, उनको अभिभाषण करने के लिए उस टाइम पर उन्होंने कहा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनखड़ ने साफ किया कि राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। और ये जब बिल आता है, राष्ट्रपति उसे वापस कर सकते हैं, दोबारा आता है तो उसे लोकसभा को अगर दोबारा पारित होता है तो उनको हामी भरनी पड़ती है, अपनी राजी देनी पड़ती है। 2-3 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया में बिल जो है राष्ट्रपति अपने पास रख के बैठ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी ये शक्ति क्यों जरूरी थी। एक बार कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे। इसमें क्या था कि सरकार चाहे या सरकार के जो भी नुमाइंदे होते हैं, जो उनका काम करते हैं, जो इनको सरकार अपॉइंट करती है, पोस्टल विभाग में जो लोग होंगे, सरकार चाहे, एक ही बात है, सरकार चाहे तो किसी की भी चिट्ठी को पढ़ सकती है, देख सकती है, हालांकि और उसको उस तक ना पहुंचाने का भी काम कर सकती है। तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद एक राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है वीटो। वो अपने पास वीटो पॉकेट शक्ति होती है, पॉकेट वीटो इसे कहते हैं। वो अपने पास रख लेता है और उस बिल को आगे मतलब हस्ताक्षर करके देता ही नहीं है। ऐसे वो बिल बनता नहीं है, आगे दोबारा लोकसभा में पास किया भी नहीं गया। तो इसलिए क्या होता है, ये बिल आज तक ये बन नहीं पाया, ये ऐसी अमेंडमेंट होकर आ गया, तो राष्ट्रपति जी ने अपने जेब में इसको डाल लिया था। तो ये शक्ति एक राष्ट्रपति की है। और राज्यपाल की भी एक शक्ति है। राज्यपाल की एक शक्ति यह है कि वो बिल जैसे विधानसभा से पास होता है उसको देखते हैं, या तो उसे वापस कर सकते हैं, दोबारा होता है तो दोबारा उसे राजी करना पड़ता है। अगर वो एक स्थिति और बैठती है, उसमें ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए उसको भेजना चाहता हूँ, या फिर ना भी भेजें। कितने दिन की समय सीमा तय नहीं थी इसमें। क्यों ऐसा था देखिए मैं बताऊँ, इसके लिए एक रीजन था। जो भारत है वो संघों का मतलब क्या है, संघों का इकाई है। जो जितने भी राज्य हैं वो क्या है, संघ के साथ चलते हैं, और संघ जो है इकाइयों के साथ, राज्यों के साथ चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे पंजाब में, ठीक है, तमिलनाडु में बोलते हैं हमें अलग कर दो, भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई किसी के, वो खालिस्तान बनाने की बात करता है, कुछ करता है। तो इसमें क्या, ये बिल विधानसभा पास करवा सकती है, क्योंकि उनको अपना जीतना है वहां पे। अगर वो विधानसभा पास करेंगे, उनका मकसद ये कि देश अलग हो जाना, अलग देश बनाना, तो वो सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। तो ये भी लालच हो सकता है राजनीतिक का। तो क्या होता है, राष्ट्रपति कौन क्या गवर्नर को वहां अपॉइंट करते हैं वहां पे क्या राज्यों में, ताकि वो केंद्र जो है अपना शासन वहां पे एक तरीके से रख सके। ये बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसे जो चीजें होती हैं उसके मामले में ऐसा किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश सुना दिया था कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और क्या नाम है 1 महीने के अंदर ये राज्यपाल, जो भी 3 महीने जिसके भी ड्यूटी है, कि आप इसको निस्तारण करो। बिल जो आते हैं आप उसको रख के बैठ नहीं सकते, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसका आप निस्तारण करेंगे। ठीक है, तो उसी पे धनखड़ जी ने कहा, ये सारी बात तब की हुई है। धनखड़ जी को इसी बात पे थोड़ा आक्रोश आया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल के फैसले पर राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण की सीमा पार कर ली है। अनुच्छेद 142 का हवाला देकर राष्ट्रपति के लिए समय सीमा नहीं बांधी जा सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को इम्यूनिटी मिली हुई है, आप उनको कोई आदेश नहीं दे सकते। राज्यपाल ही और राष्ट्रपति ही आपको शपथ दिलवाता है, याद रखना है। तो सीजीआई से बड़े राष्ट्रपति खैर देश में सबसे बड़े होते हैं, पहला पद उन्हीं का होता है, प्रथम नागरिक जिन्हें कहते हैं, सबसे बड़े ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी में सबसे ऊपर होते हैं, मतलब वरीयता के क्रम में वो सबसे ऊपर होते हैं। इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करना अलग बात है। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र का अधिक्रमण करते बताता है अब न्यायाधीश की कानून बनाएंगे। क्या बताया, अब न्यायाधीश ही कानून, मतलब जितने जज हैं वही कानून बनाएंगे, वही सब कुछ करेंगे, कार्यपालिका काम भी करेंगे। इससे न्यायपालिका एक ऐसी सुपर संसद बन जाएगी जिस पर देश का कोई कानून लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए विधायकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की थी। ये बताया मैंने आपको भी। सुपर संसद की तरह काम करने और बिल्कुल जवाबदेही नहीं होने का उदाहरण देते हुए धनखड़ ने उनसे कहा, विधानसभा संसद के हर चुनाव में उम्मीदवार को संपत्ति घोषित करने की, देखिए मैं बताऊं एक चीज और बहुत बड़ी चीज आपको जानना चाहिए कि जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस हैं, कितनी मनमानी कर रहे हैं। देश में अपने तरह से एक कानून चला रहे हैं, अलग कानून चला रहे हैं, वो सबसे ऊपर होना चाहते हैं, पर संसद को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद सबसे ऊपर है इस देश में। देखिए जैसे कोई एमएलए का चुनाव लड़ेगा, कोई एमपी का चुनाव लड़ेगा, XYZ कोई सा भी चुनाव लड़ेगा, वो किसी का भी चुनाव लड़ेगा, या फिर मतलब कोई भी
अधिकारी होगा, कोई व्यवहार होगा, उन सबको ब्यौरा देना पड़ता है अपनी क्या आय का, आप कितनी संपत्ति है उसका। ठीक, जजेस के लिए ऐसी कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा है हम अपना ब्यौरा देंगे, ऐसा कहा है उन्होंने, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन पर लागू ना होता हो। मतलब इन्हें अपनी आय का प्रमाण देने से छूट। ठीक, ये इन्होंने घटिया कानून बना रखा अपने लिए। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहा धनखड़ जी ने। ठीक, उसके बाद लेकिन न्यायाधीशों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होती। उपराष्ट्रपति ने आजादी के बाद न्यायपालिका में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण और खुद को संविधान का असली संरक्षक बताते की प्रवृत्ति पर भी आपत्ति जताई। कहा राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा, बचाने की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति किससे बताते हैं? संविधान की। देखिए आप, बहुत बड़ी चीज है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मतलब बहुत अच्छा डिफाइन किया एक तरीके से। इसमें कोई अच्छी जरूरी नहीं है कि कोई वकील ही डिफाइन करे या जज ही डिफाइन कर सकता है। उपराष्ट्रपति है, इनको बहुत नॉलेज है, तो बहुत अच्छा डिफाइन किया उन्होंने। देखो राष्ट्रपति क्या करता है, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की बात शपथ लेते हैं। ठीक, संविधान के संरक्षण की शपथ लेंगे, सुरक्षा के लेंगे और संविधान बचाने के लेंगे। और ये बात पूरी संविधान बचाने पे ही आ रही है, क्योंकि न्यायपालिका ने अतिक्रमण कर दिया है कहां पे? शक्तियों पे, किसके? राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पे। ठीक है, दूसरी तरफ मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश, ये जितने भी लोग हैं, अन्य सहित लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। ये अंतर है। ये क्या करते हैं? इन तीनों की चीजों का करता है। ये क्या, बाकी सब लोग क्या करते हैं? पालन, हम पालन करेंगे संविधान का। और इनके पास क्या है? ये तीन शक्तियां हैं करने का, इसकी शपथ लेते हैं। ये भी अंतर है, संरक्षण, सुरक्षा और बचाव। ये बहुत जरूरी है। जजों की नियुक्ति का अधिकार खुद के पास रखना संविधान की बहुत ही गंदा नियम, कॉलेजियम सिस्टम तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। इससे गंदा सिस्टम कोई नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, आपको बताता हूं, इस दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो खुद के लोगों का खुद ही अपॉइंटमेंट करती हो। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, कुछ ही बनना है, आपको कुछ ही बनना है, कर्नल बनना है। ठीक, आपको ब्रिगेडियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी पास करिए आप। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी यूपीएससी का एग्जाम होता है, क्या? एनडीए, सीडीएस पास करिए आप। ठीक, ये हो गया। जैसे कि ठीक, आपको इंजीनियर बनना है, क्या करना है इसमें क्या करना है आपको? इंजीनियर बनने के लिए आपको नीट वगैरह जो भी, वो जेई मेंस वगैरह, जेई डबल ई जो भी करते हैं, जो मेंस वगैरह जो भी है, आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको नीट करनी पड़ेगी। ये सब आपको एग्जाम पास करने पड़ेंगे, फिर आप प्रमोशन करेंगे, उसके हिसाब से आपको कर्म मिलता रहेगा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, बताता हूं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो कुछ नहीं करना है। क्या है? आपने वकालत करी हो 10 साल तक, कहाँ पे? हाई कोर्ट में या अन्य किसी कोर्ट में, या अन्य मिलाकर। ठीक है, ठीक। उसके बाद पहली बात तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चुनता है? एक कॉलेजियम है। ठीक है, कौन बनेगा? कॉलेजियम है, बताता हूं कौन है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? क्या होंगे? 2 उसमें क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। 1973 तक पहले क्या है, सरकार के एक विधि मंत्री वाले, वो 73 से पहले, वो 73 तक वो चुनते थे कि हाँ भेजा, उन्होंने राष्ट्रपति ने परामर्श लिया कि किनको बनाना चाहिए। राष्ट्रपति परामर्श लेते थे, परामर्श मतलब सुझाव लेना, और सुझाव बाध्यकारी नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में क्या दिया, ये 2 जजेस की क्या करेंगे? राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति क्या है? बाध्य हैं उनकी बात को मानने के लिए। अब ये इन्होंने बोला, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ऐसा कुछ केस है उसमें ऐसा है। तो इनकी जो बातें हैं, जिसने कहा कि कौन सीजीआई बनेगा, इसको मानने के लिए बाध्य हो गए। मतलब राष्ट्रपति ये बाध्य करने लगा दिया, आपने क्या खुद को चुनने के लिए। कितना बड़ा दोगलापन है एक तरीके से देखा जाए। शब्दों का गलत प्रयोग हो जाता है क्योंकि न्यायपालिका ने बिल्कुल हदें पार कर दी है। ठीक, आगे देखते हैं क्या बात हुई। और ठीक, बता दिया मैंने क्या है। इसी के लिए, हाँ, इसी के लिए मोदी जी ने क्या किया था? बहुत अच्छा काम किया था। मोदी जी के सभी राज्यों ने ही माना था इस बात को कि बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अतिक्रमण इनका बढ़ता जा रहा है। ठीक, और हाई कोर्ट में भी यही सिलसिला चलता है। ठीक है, जो लोअर कोर्ट है वहां एग्जाम पास करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, इतनी कोई पूछता नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है इसमें? हाँ, अब बताते हैं। NJAC लाए थे मोदी जी, नेशनल जुरिस्डिक्शन अपॉइंटमेंट क्या करेगा? जजेस की क्या करेगा?
अपॉइंटमेंट करेगा। इसमें कौन कौन थे? एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ सीजेआई ने बोलेंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक, और कौन होंगे? विधि मंत्री जो कानून मंत्री होते हैं, न्याय मंत्री ये होंगे लॉ मिनिस्टर एक तरीके से जो होते हैं, इनमें जो भी हो सकता है, और जो भी होगा पद पे जो भी रखा जाएगा, पीएम होंगे, ठीक है, सीजीआई होंगे, और विपक्ष का नेता होगा। कितना बढ़िया कॉलेजियम था ये, इसमें सब कुछ आ रहा था, जजेस भी आ रहे थे, ठीक है, पीएम भी आ रहे थे, सीजीआई सीआई जो थे, विपक्ष के जो नेता थे वो भी आ रहे थे, मतलब पूरी संसद को लेकर आ रहे हैं और न्यायपालिका को लेकर आ रहे थे। अंजे इसको क्या किया? असंवैधानिक घोषणा कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, क्योंकि इनकी कलाई खुलती है ना, फिर पकड़ नहीं जाते। समस्या ये थी, इनकी कलाई खुलती, इनकी समस्या ये, इनमें दिक्कत हो जाती, अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, रिश्तेदार को, दूर के रिश्तेदार को, पास के रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को पैसे लेके, मतलब कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। और इनका पैसों का लगे घूस लेते हैं, कहना कोई बुरी बात नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता है तब कोर्ट उस दायरे में रहे, उसके काम करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये मतलब कि अपनी बात नहीं कर सकते मैं, कोर्ट अंधाधुंध न्यायपालिका न्याय की धज्जियां उड़ाए और हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में सोचेंगे? कभी नहीं हो सकता, ना सोचना चाहिए। हर देश के वासियों को जितना ज्ञान है उतनी बात करनी चाहिए इस पर, जितना पता है उसके बारे में बताना चाहिए लोगों को कि न्यायाधीश भी ये खेल खेल रहे हैं, ठीक है। जजों की नियुक्ति का खुद का अधिकार पास संविधान के सबसे बड़े खिलाफ है, ठीक है। धनगढ़ संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के कानून को निरस्त करने व कॉलेजियम प्रणाली पर जजों को नियुक्ति का अधिकार खुद के पास रखने के संविधान के खिलाफ बताया। जजों की नियुक्ति के मामले में संविधान सभा में हुई बहस में उसमें बाबा साहब बीबी का अम्बेडकर बयान का हवाला देते हुए कहा कि 124 में सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की बात रखी गई थी। परामर्श मतलब होता है सुझाव लेना, लेकिन इसकी मनमानी व्याख्या पर परामर्श को सहमति में प्रभावित कर दिया गया। बहुत बड़ी बात है। अब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमण। उन्होंने लोकपाल द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच को अधिकार क्षेत्र में लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि दूसरे लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका के स्वतः संज्ञान लेने की बात नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी मामले में जांच के खिलाफ कवच नहीं हो सकती। यह बहुत बड़ा केस है जो उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। सल्यूट है धनखड़ जी को, ऐसे इंसान होने चाहिए जो ऐसे मुद्दे उठाएं। 34 में 5 जजों के छोटे अलमत से हो रहा है। क्या होता है अब? क्या होता है? कोई भी संवैधानिक फैसला होता है, 5 जजों की बेंच बैठेगी, 13 जज तक लास्ट बैठे, 13 जज तक लास्ट बैठे, 5 जजों की बेंच बैठेगी, वो क्या करेगी? फैसला करेगी। तब जो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस होते थे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं। 34 मतलब 8 में से 5 ले लिया तो आपने बहुमत कर लिया। 4 के आधा हो गया, 5 में कब बहुमत? आधा, उससे ऊपर हो गया, आधे से ऊपर। तो इसमें भी तो ऐसे होना चाहिए 34 से ऊपर। 34 मतलब क्या? 17 दूनी 34, तो 18 जजेस की संवैधानिक पीठ बैठनी चाहिए, तब जाके कुछ संवैधानिक फैसला सकता है। और आपने जो आदेश सुना है ना राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, वो संवैधानिक पीठ का काम है, क्योंकि संविधान में आप संशोधन करने की बात कर रहे हैं और तभी कर सकते हैं, इतने लोग बैठे हो, पहले तो कर ही नहीं सकते, आपका न्याय क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति नाम ही माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जस्टिस वर्मा मामले में एफआईआर क्यों नहीं? धनखड़ जी ने कहा जस्टिस वर्मा जो अभी दिल्ली का हाईकोर्ट के जज थे, पकड़े गए घूस लेते हुए पकड़े गए, उनके घर में मिला कैश, वो तो आग नहीं लगती, पता नहीं एक हफ्ते तक बात छुपाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक हफ्ते तक बात छुपाई कि ये पकड़े ना जाए, और ये जितने भी हाईकोर्ट के जज इन्होंने बात छुपाई कि पकड़े ना जाए। धनखड़ ने जस्टिस शिवेंद्र वर्मा के आवास से मिले नोटों के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने के न्यायाधीशों को खुद को कानून से ऊपर करने का प्रमाण बताया। कहा आग लगने की घटना के बाद 7 दिनों तक बात को दबाए रखा गया। मीडिया में सामने आने पर जले नोटों को फोटो और वीडियो जारी पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच शुरू नहीं हो सकी। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी गठित करने का अधिकार पर सवाल उठाते हुए धनखड़ ने कहा कि कमेटी की जांच करने का क्या अधिकार है? समिति सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जांच का अधिकार सिर्फ कार्यपालिका को है और उसकी प्रक्रिया एफआईआर शुरू होती है, लेकिन कार्यपालिका ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि न्यायाधीश ने खुद को सुरक्षित कर लिया। मैं बता दूं क्या केस था, आपको पता ही होगा, बताना क्या मुझे, खड़ी सुन लीजिए। जो दिल्ली की जो हाईकोर्ट के जज थे, हाईकोर्ट जज दिल्ली है, ठीक है, 15 लाख इनके घर में था, 15 करोड़ सॉरी 15 करोड़ इनके घर में कैश पड़ा होगा। तो एक घर ये गए बाहर गए थे छुट्टी के लिए, जज गए थे फैमिली के साथ बाहर छुट्टी के लिए, इनके घर में लगी आग, तो दमकल की गाड़ी आई, आग ने आग बुझाई और नोट वहां पड़े दिखाई दिए, जले हुए नोट दिखाई दिए। तो उसकी वो फोटो वोटो है, वो सब वायरल हुई, दमकल कर्मचारियों ने या पुलिस ने बताया होगा। और ये बात कहाँ गई? जजों के पास। जजों ने 1 हफ्ते तक बात को छुपाया, दबाया। वो तो मीडिया में ये सारी बात उल्लेखित होगी, कहीं से वीडियो लीक होगी, उसके हिसाब से ना क्या कोर्ट की, देखो जजों की इतनी बड़ी हिम्मत, मतलब कानून से थोड़े खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें हदें पार कर दी सारी। उसी जज को कहा कि इलाहाबाद में जज बना के ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार करता हूँ तो दूसरे राज्य में मुझे भेज दिया भ्रष्टाचार करने के लिए।
तो वो अच्छी बात है, वहाँ के वकील ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ के सारे वकील बार काउंसिल के लोग खड़े हो गए कि हमको डस्टबिन है जो हमारा कोई कूड़ा कचरा हमारा फेंक देते हो। तो ये बात लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट को भी, इस बात पर क्या कहे, कोर्ट को भी क्या कहे। और क्या किया, इनके ऊपर कैसे जांच होगी, 3 जजों की कमेटी बनाएगी, वो उनकी जांच करेगी, मतलब जज की कमेटी जज के लिए जांच करेगी। भाई साहब ये तो सारी हदें मचा दी हैं। मतलब इनके लिए जज की कमेटी करेगी, सब कुछ यही करेंगे, देश में संसद नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। हालांकि संसद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, संसद जवाबदेहिता देती है। हालांकि हम अपने सांसद से पूछ तो सकते हैं कि आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछ सकता है, कोई कुछ नहीं पूछ सकता। इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, और इस देश में भगवान कोई बन नहीं सकता। इस देश में भगवान सिर्फ एक ही है, जो अच्छे तरीके से भगवान के कार्यों में चलेंगे, भगवान का कार्य मानेंगे, भगवान के काम मानेंगे। तो इस वीडियो बहुत हो गया, मेरा तो बिल्कुल सच में यही माना है कि न्यायपालिका के कॉलेजियम प्रणाली को ध्वस्त कर देना चाहिए, और संसद को अपने हाथ में शक्तियां लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि आपकी हद कितनी है, अपनी हद में रहो, अपने हद का काम करो। आपको संविधान चेक करने का काम है कि संविधान से ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो कानून बना है संविधान सम्मत है कि नहीं, बस उसके बाद। और बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं हमेशा, बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, इसमें क्या है, संविधान की मूल अवधारणा का मतलब सिद्धांत दिया गया था, और कुछ ही 2 साल बाद उसमें देश में इमरजेंसी लगी, आप मूक बन के बैठ रहे दर्शक, लोगों के संविधान का अधिकार को हनन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया देश का। आप बिल्कुल मुंह पे चुप्पी रख के बैठे हुए, आपने हिम्मत नहीं बोलने की बिल्कुल भी। तो ये दोहरा चरित्र नापना है, तभी आप पे लोग भरोसा करेंगे, पर अन्यथा लोग अपने न्याय खुद ही करने लगेंगे। इसलिए फिर देश में अराजकता फैल जाएगी, और आप फिर संभाले नहीं संभलेगी, ना ये संसद संभाल पाएगी, ना फिर न्यायपालिका संभाल पाएगी। तो ये समस्या हो जाएगी पूरे देश की। तो समस्या आप उस देश को ना बढ़ाएं, इसको कैंसर ना होने, फोड़ा है फोड़े पे खत्म कर दे तो बढ़िया रहेगा। तो ये मेरी दरख्वास्त है न्यायपालिका से, जो लोगों का विश्वास बचा है उसको बचाए रखें, और उस विश्वास में बढ़ोतरी करें, ना कि उसको घटाने का काम करें। धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।